मैं इसको ऐसे जैसे जैसे पीछे जाता हूँ वैसे वैसे इमेज आगे आगे शिफ्ट होती जाती है, अगर आपको दिख रहा हो तो। जैसे जैसे पीछे जाता हूँ वैसे वैसे इमेजेस जो है फ्रैक्शन 1/√2, ठीक है। ये सबसे छोटा है, सबसे नीचे, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नीचे से ये आदमी ऊपर खड़ा होता है ना, और इस बीच में है तो ये बीच में रहेगा। मिडिल क्लास आदमी हमेशा मिडिल क्लास ही रहता है ना। सो ये बीच में मीडियम ए के साथ में जुड़ा हुआ है ना 30 डिग्री, तो मीडियम ए के साथ में बनाया। अब मैंने इसे उल्टा क्यों बनाया? मेरे को क्या देखना था? मेरे को लाइट को सीधे देखना था। या तो मैं कर सकता हूँ ऐसा कर दूं कि मेरा मुंह नीचे कर दूं और फिर देखूं, दिक्कत होगी ना मेरे को देखने में। या तो फिर और मैं क्या करूं, इसको कन्वर्ट कर दूं ऐसे सीधे में, है ना। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हमें लेक्चर 9 चालू करना है लाइट चैप्टर का। इससे पहले हम सारे लेक्चर्स कर लिए हैं, हमने सारी चीजें पढ़ ली इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स भी कवर कर लिए और सारी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी कर लिए। अब इससे पहले वाले जो टॉपिक्स पढ़े थे या फिर हमने जो पार्ट पढ़ा था सेकेंड पार्ट रिफ्रैक्शन वाला, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बाकी थी। तो आज हम इस लेक्चर में उन चीजों के या फिर उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर पहले ही आ चुका है जिसमें हमने रिफ्लेक्शन की क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करी थी, उसकी इमेज फॉर्मेशन वगैरह, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सारी चीजों पे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करी थी, ठीक है, उनके यूजेस पे वगैरह वगैरह। अब इस वाले क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन वाले के जो भी टॉपिक्स है, जैसे इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर, ये सारी चीजों के बेसिस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करेंगे इस वाले लेक्चर में, ठीक है। इससे पहले 8 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और ये लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का, सॉरी इस चैप्टर का बेसिकली। इसके बाद में ऑल्दो वन शॉट सीरीज भी आएगी, हम एक लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे और फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे एक लेक्चर में, सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी करेंगे एक लेक्चर में, सारी चीजें आएगी धीरे धीरे फिर। मगर इसके बाद में हम अगला चैप्टर हमारा चालू कर देंगे, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। उसके बीच में हम एक वन शॉट लेक्चर लाएंगे जिसमें हम पूरे एक लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। अभी तक के लिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। आज हमें क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी है, किसके बेसिस पे? रिफ्रैक्शन के बेसिस पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या है? फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट, फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट, यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा आपको, एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, ठीक है। एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी relative to medium A is refractive index of medium B relative to refractive index of medium A, ठीक है। इस चार ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास में। पहला क्या है? √3/√2, सेकंड क्या है? √2/√3, सी क्या है? 1/√3 और लास्ट क्या है? √2, ठीक है। देखते एक एक करके आता है कि नहीं आता, या फिर क्या आता है हमारे पास में। डायग्राम हमारे पास में ऐसा कुछ दे रखा है। अब ध्यान से देखो, इसमें एरो कहाँ है लाइट का? यहाँ हमारे पास में एरो क्या है? इधर ऐसा है ना, तो हमें क्या दिख रहा है या फिर हमें क्या मिल रहा है कि लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है, ऐसे आ रही है, पीछे आ रही है, आगे नहीं जा रही है, ठीक है। और हमने पढ़ा क्या हुआ है? हमने तो ये पढ़ा हुआ है ना कि लाइट ऐसे जाती है, बेंड हो जाती है, ऐसे कहीं पे आगे जैसे जाना हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं हमारे हिसाब से कि ये सीधा होता तो कैसा दिखता, ठीक है। अब इधर मीडियम ए है और ऊपर मीडियम बी है, ठीक है। ये हमारे पास में डायग्राम्स भी है बहुत सारे। यहाँ पे मीडियम ए है नीचे और ऊपर मीडियम बी है, कुछ एंगल्स वगैरह दे रखे हैं। तो हमारे पास में इधर मैं कन्वर्ट करूं इसको, तो आंसर फर्स्ट, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ऊपर डालना पड़ेगा मेरे को मीडियम ए को, ठीक है। देखो, अगर मैं ये ऐसे जा रही थी लाइट, ठीक है, ऐसे जा रही थी, अब मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करूं तो बाकी और कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको खाली कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। कैसे जा रही है भैया? ऐसे। एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में मीडियम ए है और यहाँ पे हमारे पास में मीडियम बी है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्रीज का, और ये वाला एंगल कितना है? सॉरी, ये वाला एंगल कितना है? 20 डिग्रीज का। नीचे यहाँ पे बना रहा है शायद, है ना, यहाँ पे 30 डिग्रीज का है, सॉरी 30 डिग्रीज का है। और यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्रीज का। मीडियम ए के साथ में जुड़ा हुआ है ना 30 डिग्री, तो मीडियम ए के साथ में बनाया। अब मैंने इसे उल्टा क्यों बनाया? मेरे को क्या देखना था? मेरे को लाइट को सीधे देखना था। या तो मैं कर सकता हूँ ऐसा कर दूं कि मेरा मुंह नीचे कर दूं और फिर देखूं,
दिक्कत होगी ना मेरे को देखने में, या तो फिर और मैं क्या करूं, इसको कन्वर्ट कर दूं ऐसे सीधे में, है ना, वो ज्यादा सिंपल है ना। मैं बार बार क्यों अपनी मुंह मैं अपना मुंह उल्टा करूं सीधा करूं, है ना, डायरेक्ट कन्वर्ट कर लूं ना ऐसे। तो यहाँ पे समझ में आया, अब हमने हमारे हिसाब से इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए। सेम है दोनों स्टेट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए, दोनों सेम चीज है ना। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है, एन बी ए बोलते हैं भाई। एन बी ए से हम क्या समझते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। फिर इसका क्या फॉर्मूला आता है, एक होता है ये एन बी अपॉन एन ए, ठीक है, एन बी अपॉन एन ए। अब मैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला हूं, इसका, इसके रेस्पेक्ट में एक और फॉर्मूला होता है स्नेल्स लॉ से, साइन आई अपॉन साइन आर। आई क्या है, यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है, यहाँ का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर एन बी ए मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो बी का ए के रेस्पेक्ट में, और ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है मेरे पास, मीडियम बी नीचे है और मीडियम ए ऊपर है, तो साइन आई अपॉन साइन आर मेरे पास में एक और फॉर्मूला आता है जो कि होता है स्नेल्स लॉ। अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, ये वाला यूज करूं या फिर ये वाला यूज करूं। ध्यान से देखो, पहले वाले फॉर्मूला में क्या हो रहा है, मेरे पास में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहे बी के और ए के। क्या मेरे पास में क्वेश्चन में गिवन है ये सारी चीजें, नहीं गिवन है ना, तो यूज कैसे करूंगा, है ना। फिर अगले में मेरे पास में क्या है, अगले में मेरे पास में साइन आई एंगल्स दे रखे हैं, ठीक है, एंगल की चीजें मेरे को निकालनी है, एंगल से सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में एन बी ए आ जाएगा। तो क्या मेरे पास में एंगल्स गिवन है, देखो गिवन है, ठीक है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा वाला, एन बी ए इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। यहां पे हमारा डायग्राम आ रहा होगा, हम यहां पे लिख लेते हैं। सो एन बी ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूं, एन बी ए इज इक्वल्स टू, मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अब साइन आई, आई कितना है, ये वाला एंगल, मेरे को क्या गिवन है, ये वाला एंगल, ठीक है, 30 डिग्री मेरे को गिवन, मगर मेरे को निकालना क्या है, ये आई। तो मैं आई कैसे निकालूंगा, ये वाला पूरा एंगल कितना होता है, ये नॉर्मल होती है ना, है ना, ये नॉर्मल सरफेस होती है, ये नॉर्मल टू द सरफेस होती है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल जो कि 30 डिग्री का है, तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस 30, दैट इज प्रीटी ऑब्वियस, है ना। सो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस 30, तो आई कितना आया हमारे पास में, 90 माइनस 30 डिग्री। सो एंगल आई फाइनली कितना आया, अब बताओ, 60 डिग्री, ठीक है। अब मेरे को ये वाला साइन आर निकालना है, तो आर एंगल भी चाहिए मेरे को, तो आर एंगल भी मेरे पास में गिवन है, दैट इज कितना है, 45 डिग्रीज। तो एंगल आर भी गिवन है, दैट इज 45 डिग्रीज, ठीक है। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, एनबीए आ जाएगा, वही निकालना है हमें, ठीक है। सो एनबीए इज इक्वल टू कितना होगा, साइन 60 डिग्रीज अपॉन साइन 45 डिग्रीज। अब साइन 60 डिग्रीज और साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है, अब आपने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक चीजें है। साइन की वैल्यूज ही पहले, साइन और कॉस की वैल्यू सबसे पहले याद करवाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, मगर अगर नहीं भी आते तो अभी मैं लिख लेता हूँ, बाद में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी धीरे धीरे। अगर अभी तक नहीं पढ़ाई है स्कूल में या फिर कहीं पे भी, तो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद में आप पढ़ लोगे। अभी मैं खाली वैल्यूज लिख रहा हूँ जो होती है इन साइंस की, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, √3/2, ठीक है। और साइन कितना है, 45 डिग्रीज इज इक्वल टू होता है 1/√2, ठीक है। ये स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी देख लो, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, NBA इज इक्वल टू √3/2, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 45 की 1/√2, ठीक है। इनको थोड़ा जोलमाल करते हैं, फिर थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो NBA, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके लिखूं तो √3/2 बड़ा फ्रैक्शन 1/√2, ठीक है।
ये सबसे छोटा है, सबसे नीचे, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नीचे से ये आदमी ऊपर खड़ा होता है ना, और ये बीच में है तो ये बीच में रहेगा। मिडिल क्लास आदमी हमेशा मिडिल क्लास ही रहता है ना। सो ये बीच में ही रहेगा, तो √3 इंटू √2 हो जाएगा, √3 इंटू √2 अपॉन, ये बीच में ही रहा ना तो यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला तो ऊपर चला गया ना। सो मिडिल क्लास आदमी मिडिल क्लास ही रहा, ठीक है। सो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसको मैं और फर्दर सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरे पास में ऑप्शंस में ये वैल्यू आ ही नहीं रही है ना, तो मेरे को इसको और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा जब तक मेरे पास में ऑप्शन से मैच होता हुआ आंसर नहीं आ जाए, ठीक है। सो NBA इज इक्वल टू कितना होगा, √3 इंटू √2 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 क्या होगा, देखो √2 इंटू √2 क्या होगा, √2 का स्क्वायर, है ना। और √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 2 इंटू 1/2, √2 को मैं ऐसे ही लिखता हूँ ना। सो इंटू 2 और है, तो ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास में, 2 बचा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल। सो NBA कितना आया, √3 अपॉन √2, ठीक है। तो ये हमारे पास में आया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो कैसे निकाला, हमारे पास में ये एंगल्स गिवन थे, मगर मेरे पास में एंगल आई नहीं था, तो मैंने पहले आई निकाला, आर गिवन था, फिर मैंने फॉर्मूला देखा कि कौन सा यूज करना चाहिए, फिर मैंने सॉल्व किया और साइंस की वैल्यू लिखी, फिर मेरे पास में आंसर आया। फर्दर सॉल्व करने के बाद में आंसर ये भी था, मगर ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने और फर्दर सॉल्व किया। अगर ऑप्शंस में पॉइंट वाली डिजिट आती तो मेरे को इसको भी सॉल्व करना पड़ता, इसकी भी वैल्यू लिखनी पड़ती, इसकी भी वैल्यू लिखनी पड़ती, इसको डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। फिर मेरे पास में फाइनल आंसर आता है, इसकी वैल्यू होती है 1.73, इसकी वैल्यू होती है 1.414 आई गेस, ठीक है। सो इसको और फर्दर सॉल्व करना पड़ता, फिर हमारे पास में फाइनल आंसर आता, ठीक है। सो समझ में आया कैसे करना है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन है √3 अपॉन √2, ये आ रहा है, मैच हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, समझ में आया कैसे किया, चलो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास में फिगर दे रखा है, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम A टू मीडियम B एज शोन इन फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B रिलेटिव टू A विल बी, इधर भी रिलेटिव B के रिलेटिव A का ही निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पिछले वाले में भी हमने यही किया था, ठीक है। सो ये वाला फिगर है हमारे पास में, वापस से वैसी लाइट जा रही है, उल्टी लाइट जा रही है, ठीक है। अब हमारे पास में ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है देख लो, ध्यान से देखो, ये मेरे पास में डायग्राम है। सो डायग्राम को मैं इधर उल्टा करके लिखता हूँ वापस से, ठीक है। अब उल्टा करके क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हमारी आदत वही है ना, हमें सबकॉन्शियसली सीधा ही देखना है ना। सो वो हमें उल्टा दिख रहा है, तो इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा ताकि हमें सीधा दिखे, ठीक है। वो तो सीधा ही है, मगर हमें उल्टा करना पड़ेगा हमारे लिए सीधा करने के लिए। बहुत गोलमाल हो रहा है, इंसेप्शन टाइप फील आ रही है ना। सो आंसर सेकंड, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो डायग्राम हमारे पास में ऐसा दे रखा है, मैं भी देख लेता हूँ डायग्राम कैसा है। ऐसा कुछ डायग्राम है हमारे पास में। सो यहां से A जा रहा है और उधर B जा रहा है, तो इसको कन्वर्ट करूंगा मैं, इधर कम एंगल किसका है, A का है ना। A ऐसे जाएगा, ठीक है, और B ऐसे चला जाएगा, A B, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे मेरे पास में लाइट आई और यहां पे लाइट बेंड हो गई, ठीक है। जाना कैसे चाह रही थी लाइट, ऐसे जाना चाह रही थी, और बेंड हो गई, किधर हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या कब होती है बेंड, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, मतलब कि पहले वाले की ऑप्टिकल डेंसिटी दूसरे वाले से कम थी, मतलब कि पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले से कम था। मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका था Na, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका था Nb, ठीक है। सो Na, जो Na है वो छोटा होगा Nb से, क्योंकि ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तभी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई ना। तो हमारे पास में ये एक रिलेशन आया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, Nb का मतलब NBA निकालना है, तो NBA कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकालना है ना, या फिर B रिलेटिव टू A, तो NBA कितना होगा, NB अपॉन Na, ठीक है। ये तो फॉर्मूला ही है हमारे पास में। सो NB अपॉन Na हमारे पास में ये वाला रिलेशन है, तो NB अपॉन Na, यहाँ पे देखो ये इससे बड़ा है,
ठीक है। सो मान लो इसकी वैल्यू 2 है, थोड़ी देर के लिए मान लो इसकी वैल्यू 2 है, सो ये 2 से तो कम ही होगी Na। सो मान लो ये हो गई 1.5, छोटी वैल्यू 2 से कम है, कोई भी होगी मगर 2 से कम है, ठीक है। सो ये 2 से कम है तो मान लो 1.5 है। अब NB की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और Na की वैल्यू 1.5 लिखता हूँ तो ये रेशियो कैसा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा आएगा, 1 के इक्वल आएगा, और कैसा 0 आएगा, क्या आएगा 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि ऊपर बड़ी डिजिट है और नीचे छोटी डिजिट है, ठीक है। सो समझ में आया कैसे किया, तो NBA विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। NBA विल बी ग्रेटर देन 1। अब इसको उल्टा करके भी देख लेते, तो देखो यहाँ पे लाइट ऐसे जा रही है ना, सो इधर बेंड हुई तो ये NB की ऑप्टिकल डेंसिटी NA से ज्यादा होगी, है ना। सो NB की ऑप्टिकल डेंसिटी NA से ज्यादा होगी तो NA की वैल्यू NB से ज्यादा, सॉरी NB की वैल्यू NA से ज्यादा होगी तो NB अपॉन NA 1 से बड़ा आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो ये था हमारे पास में क्वेश्चन सेकंड। चलते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स A and B and emerges out of the box through C and D respectively as shown in figure। बहुत सारे फिगर दे रखे हैं इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वो सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगर आपने कर लिया खुद से तो बहुत अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। 4 ऑप्शंस दे रखे, पहला है हमारे पास में रेक्टेंगुलर स्लैब, बी है हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस, सी है हमारे पास में कॉनकेव लेंस, और डी है हमारे पास में एक प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म क्या होता है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, जब हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। सो प्रिज्म को अभी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, हम अभी ऑप्शंस को देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या बताना चाह रहे हैं। सो हमारे पास में डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास में डायग्राम। सो ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है कि यहाँ से लाइट जा रही है और वापस नीचे होने के बाद में थोड़ी सी ऐसे हो जा रही है, मगर पैरेलल है आपस में, ठीक है, पैरेलल है। अब मैं धीरे धीरे सारी चीजें लिखता हूँ, सारे ऑप्शंस लिखता हूँ, फिर डायग्राम बनाते हैं हम सारे ऑप्शंस के, कि अगर वो होता तो कैसे जाती, वो होता तो कैसे जाती, वो होता तो कैसे जाती, और वो होता तो कैसे जाती, ठीक है। सो पहला आंसर, थर्ड, पहला एक रेक्टेंगुलर स्लैब होती, तो अगर मैं यहाँ पे वही फिगर बनाऊं, ठीक है, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसा ही है ना। सो यहां से लाइट आ रही है और लाइट ऐसे चली जा रही है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर स्लैब। सेकंड हमारे पास में क्या था, सेकंड हमारे पास में क्या है भैया, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो अगर अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता, ए बी सी डी, ठीक है। सो अगर अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता तो यहाँ पे हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है, फिर हमारे पास में क्या है, कॉनकेव लेंस, ए बी सी डी, कॉनकेव लेंस। फिर हमारे पास में क्या है, प्रिज्म, प्रिज्म को कहाँ बनाए, यहाँ पे बना देते हैं, प्रिज्म होता, ठीक है। एक एक करके बना देते हैं हम अंदर। अगर यहाँ पे प्लेन रेक्टेंगुलर स्लैब होती, ठीक है, प्लेन रेक्टेंगुलर स्लैब होती, और अगर अंदर यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस होता, अंदर यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस होता, कैसे भी रखा होता, मगर चीजें ये होती, और अंदर यहाँ पे एक प्रिज्म होता। प्रिज्म भी है हमारे पास में, प्रिज्म कुछ इस तरीके का दिखता है, वेट, प्रिज्म कहाँ गया भैया। सो प्रिज्म तो मिल नहीं रहा है, बाद में देखेंगे कभी, अगले चैप्टर में मैं ले आऊंगा प्रिज्म।
सो यहाँ पे हमारे पास में रेक्टेंगुलर स्लैब है, यहाँ पे हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे हमारे पास में कॉनकेव लेंस है और यहाँ पे हमारे पास में प्रिज्म है। अगर लाइट ऐसे जाती, इन दो होल से जा रही है लाइट, तो कैसे अंदर कैसे जाती, कुछ ऐसे जाती, ठीक है। यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर स्लैब से परपेंडिकुलर टू द सरफेस कैसे बनता भाई, लाइट को पास कराने के लिए रेक्टेंगुलर स्लैब से मैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही देखता हूँ, फिर उसको देखता हूँ कि कहाँ पे लाइट जाएगी, उस नॉर्मल टू द सरफेस के टुवर्ड्स बेंड होगी तो अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस ऐसा, सो अंदर ऐसे नॉर्मल टू द सरफेस ऐसे बन रहा है और लाइट भी ऐसे आ रही है, तो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो लाइट ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है। मगर ये जो होल्स है ना, वो एक तरीके के पैरेलल नहीं दे रखे आपस में, ये होल थोड़ा सा नीचे है, फिर भी लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्या होगा। देखो ऐसे चली जाती लाइट, चलो यहाँ तक तो हमें पता चल गया, अब आगे कैसे जाएगी थोड़ी देर बाद में देखेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता, ए से बी से लाइट आ रही है, ठीक है, और डी से और सी से लाइट जा रही है, ठीक है। अब अंदर जाती है अगर लाइट, तो ये क्या करता, ये लेंस क्या करता, कन्वर्ज कर देता, ठीक है, कन्वर्ज कर देता। अब कन्वर्ज करता तो ये लाइट इन होल से पास होने के बाद में आगे पैरेलल कैसे होती, अगर ऐसा भी होता तो ये ऐसे डाइवर्ज होने लग जाती मीट होने के बाद में भी, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता ना, सो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो हट गया ना, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है रे, है ना। सो ये डाइवर्ज हो रही, आप आगे जाके पैरेलल तो होगी नहीं, मगर हमें तो यहाँ पे पैरेलल मिल रही है ना, सो यहाँ पे पैरेलल का केस ही नहीं बनता है, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हटा दो, ठीक है। अब चलते हैं कॉनकेव लेंस की तरफ, ठीक है। लाइट ऐसे गई, अंदर गई, कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, तो इसने डाइवर्ज कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या मिल रही थी, पैरेलल, मगर पैरेलल तो है ही नहीं भाई, डाइवर्ज हो गई, आपस में पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट कर जाएगी, अगर पीछे एक्सटेंड किया तो और आगे किया तो आगे और डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। कॉनकेव लेंस भी हटा दो, कॉन्वेक्स लेंस हट गया, कॉनकेव लेंस हट गया, फिर प्रिज्म, प्रिज्म क्या करता है, अब प्रिज्म को पढ़ने के लिए हमें अगला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, अभी हम प्रिज्म की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे, या फिर प्रिज्म कैसे लाइट इन लाइट को डिफ्लेक्ट करेगा, कैसे करेगा, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं बता देता हूँ, ये लाइट को डिस्पर्स कर देगा, केस ऐसे ही कुछ बनेंगे, ठीक है। लाइट को डेविएट कर देगा, पैरेलल नहीं बन पाएगी लाइट, ये लाइट को डिस्पर्स कर देगा। डिस्पर्स क्या होता है वो भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए सुन लो कि लाइट को स्प्लिट कर देगा, ठीक है। सो ये भी हमारे पास में ऑप्शन हट जाता है। अब बचा हमारे पास में ये, इसको हमने थोड़ा सा छोड़ के आगे बढ़ गए थे हम, ठीक है। सो इस पे अब फोकस करते हैं, तो इसको मैंने ऐसे रखा, ठीक है। अब मेरे पास में क्या हो रहा है, मैंने इसको ऐसे तो रख दिया, अब मेरे को इसके यहाँ पे तो नहीं मिल रही ना लाइट, अब मैं क्या करूं, इसको थोड़ा बहुत और जोलमाल करना पड़ेगा। अब ऑप्शन तो यही करेक्ट, क्योंकि बाकी सारे तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, अब मेरे पास में ऑप्शन यही बचा, तो इसको कुछ ना कुछ जोलमाल करना पड़ेगा ताकि मेरे पास में ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाए, ठीक है। सो इसको अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, थोड़ा सा अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं, तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस ऐसा, ठीक है, यहाँ पे भी नॉर्मल टू द सरफेस ऐसा, तो ये लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी ना, ठीक है। अब मान लो ये होल थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता, फिर डिफ्लेक्ट होने के बाद में यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस ऐसा, यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस ऐसा, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती, तो ये वापस आगे जाके पैरेलल हो जाती। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं, अगर ये होल यहाँ पे होता, सो ये नॉर्मल टू द सरफेस ऐसा, सो ये यहाँ पे ऐसे जाना चाह रही थी और टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती, ठीक है। सो ये फिर आपस में पैरेलल आ जाती, तो टिल्ट करना पड़ा थोड़ा, और ये जो चीज आई ना, ये यहाँ पे था और ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, तो इसको मैंने बोला लेटरल डिस्प्लेसमेंट, उसी को मैं बोलता हूँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मगर थोड़ा सा फिगर में चेंज आ गया, थोड़ा सा देखने के नजरिए में चेंज आ गया, तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए, ठीक है। सो ये यहाँ पे कुछ ऐसा टिल्ट करके रखा, मगर रखा क्या, रेक्टेंगुलर स्लैब, ठीक है, और ये सारे एलिमिनेट हो गए। सो ऑप्शन हमारे पास में क्या करेक्ट आया, फर्स्ट ऑप्शन जो की है रेक्टेंगुलर स्लैब। अब तीनों क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड में शायद फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है ना।
फर्स्ट का ए का था √3/2 है ना, √3/2 आया था, सेकंड का ग्रेटर देन 1 आया था, और थर्ड का है हमारे पास में रेक्टेंगुलर स्लैब आया। ठीक है, सो ये था हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। A beam of light is incident through holes on the side A and emerges out of holes on the other face of the box as shown in figure। वापस से फिगर दे रखा है, ये रहा फिगर। Which of the following could be inside the box? A concave lens, B rectangular slab, C prism, D convex lens। चारों में से क्या हो सकता है? अब प्रिज्म बार बार क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि जबकि हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। कोई बात नहीं, प्रिज्म को हम छोड़ देंगे क्योंकि इन सारे चीजों में से प्रिज्म में कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्रिज्म ऑप्शन करेक्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, सो पहला हमारे पास में क्या है? कॉनकेव लेंस। एक एक करके सारी चीजें बनाते फिर रखते हैं अंदर। डायग्राम हमारे पास में दे रखा है, कैसा है? कुछ इस तरीके का। क्वेश्चन कौन सा? फोर्थ। ठीक है, सो हमारे पास में डायग्राम कुछ इस तरीके का दे रखा है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। पहले मैंने क्या रखा? यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे लाइट आ रही। कितनी लाइट बीम आ रही है? 10 रेज आ रही है हमारे पास में, वो बीम बना दे रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे जा रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर कैसा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उधर जाके ऑर्डर हो गया उल्टा, है ना? ऑर्डर हो गया उल्टा। यहाँ पे हो गया 10 1 2 सॉरी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर हो गया हमारे पास में उल्टा। अब यहाँ पे ऑर्डर हो गया उल्टा। इस ऑर्डर के होने का बहुत सेंस है। मान लो ये वाली फर्स्ट लाइट है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से चालू हो रही, नीचे से चालू हो रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपके दोस्त ऐसे चल रहे, अंदर गए, उल्टी रो हो गई। ठीक है, आपके दोस्त ऐसे उल्टे हो गए, है ना? फिगर वाइज नहीं हुए, मगर आपका जो ऑर्डर था वो उल्टा हो गया। यहाँ से आप रो ऐसी थी, उधर डब्बे में जाने के बाद में कैसी हो गई? उल्टी हो गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ऐसी हो गई। सो यहाँ पे पहले मैं क्या रखता हूँ? पहले मैं रखता हूँ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सबसे पहले हम रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट को कन्वर्ट करता है। तो सारी लाइट जो भी आएगी, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइट्स आई, उनको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया, और डब्बा तो खत्म हुआ नहीं। तो डब्बे के बाद में वापस से क्या किया? ये जो लाइट जा रही थी 10 वाली, वो ऐसे चली जाएगी, है ना? वो तो ऐसे ही जाएगी। लाइट के पाथ में कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं इससे टकराने के बाद में, क्योंकि आगे तो कोई और ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही एग्जीक्यूट करेगी। तो यहाँ पे 10 आ गया, है ना? और यहाँ पे 1 वाली लाइट कैसे जाएगी? ऐसी। तो 1 वाली लाइट अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर देता, तो ये 1 वाली लाइट यहाँ पे आ जाती। तो 1 यहाँ पे, तो 10 से 1 क्या आया? कॉन्वेक्स लेंस हमको ये चीज दे रहा। अगर मैं कॉनकेव लेंस रख देता तो क्या होता? अगर मैं कॉनकेव लेंस रख देता तो क्या होता? ये लाइट को क्या करता है? ये लाइट को डाइवर्ट करता है। तो अगर यहाँ पे लाइट आती, 1 वाली लाइट आ रही है, तो 1 वाली लाइट को ऐसे डाइवर्ट कर दिया, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आता? 1। और नीचे 10 वाली लाइट आ रही है, तो 10 वाली लाइट नीचे चली जाती, तो नीचे क्या आता? 10। तो ऑर्डर सेम रहता, यहाँ पे 1, ऊपर भी 1 आगे जाने के बाद में, यहाँ पे 10 तो नीचे भी 10 आगे जाने के बाद में। ठीक है, सो कॉनकेव लेंस हमें दे नहीं सकता, तो फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास में अभी तक सही है। कॉनकेव लेंस भी हमारे पास में एलिमिनेट हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड, अगर मैं रेक्टेंगुलर स्लैब रख देता, रेक्टेंगुलर स्लैब अगर मैंने रखी, तो नॉर्मल टू द सरफेस भी ऐसा यहाँ पे, और इंसिडेंट एंगल 0, तो ऐसे ही पास हो जाती। तो ऐसे, ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट हमें दिखता ही नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे ही पास हो जाती, ऐसा अरेंजमेंट हमें दिखता ही नहीं। और अगर प्रिज्म रख देता तो डिस्पर्स हो जाती लाइट, और हमें वो जो चीज चाहिए वो नहीं मिलती।
ठीक है। सो प्रिज्म वाला भी केस हट गया, रेक्टेंगुलर स्लैब वाला भी हट गया और कॉनकेव लेंस वाला भी हट गया। कौन सा बचा? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो बी सॉरी कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इज करेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ ऑप्शन क्या, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? द पाथ ऑफ लाइट, the path of a ray of light coming from air passing through a rectangular slab traced by 4 students are shown in figure A, B, C and D. In figure which of the following is correct, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स है, ये एक है, ये एक है, ये एक है और ये एक है, A, B, C और D। चारों ने लाइट के पाथ को ट्रेस किया और हमको रे डायग्राम बना के दिया कि लाइट का पाथ ऐसा होगा अगर वो रेक्टेंगुलर स्लैब से पास होगी, ठीक है। सो ये वाले जो भैया थे, कैसा डायग्राम दे रखा है? हाँ, ये वाले जो भैया थे वो स्कूल आए नहीं कभी, है ना, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी। ये वाले भैया थे वो बहुत अच्छे से क्लास अटेंड कर रहे थे। ये वाले भैया जो थे उनका वो क्लास तो अटेंड कर रहे थे मगर उनका ध्यान कहीं और था। और ये वाले भैया थे वो लंच खाने में बिजी थे, ठीक है, जब टीचर पढ़ा रहा था, ठीक है। सो ये वाले भैया यहाँ पे स्कूल नहीं आए कभी। ये वाले भैया बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और ये वाले भैया क्लास में ध्यान नहीं देते और ये वाले भैया क्लास में लंच खाते हैं, ठीक है। सो अब जैसा मैंने बोला उस तरीके से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मगर हम देखते हैं कि कैसे करेक्ट है। पहला वाला ऑप्शन है ये, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही, मतलब एयर से ग्लास स्लैब में जा रही, तो उसका लाइट के पाथ में डिफरेंस आता है। मगर ये वाले भैया ने तो पाथ में डिफरेंस ही नहीं बनाया, ऐसे ही बना दी, ठीक है। सो ये है दरअसल सफारी फ्रॉम तारे जमीन पर, ठीक है। सो ऐसे ही बना दी उन्होंने, आगे जाके पता नहीं है बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाए वो अलग बात है, मगर इन्होंने लाइट ऐसी बनाई नहीं। मगर अभी के लिए आप गलत हो, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो लाइट तो बेंड होती है ना। अब बी वाले ऑप्शन को देखो, बी वाला ऑप्शन क्या है? ऐसे लाइट गई और बेंड हो गई, बेंड भी सही तरीके से हुई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है। अगर मैं नॉर्मल टू द सरफेस बनाता तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, ठीक है। वापस जाने के बाद में रेक्टेंगुलर स्लैब से निकलने के बाद में वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो ये वाले भैया सही है। सी वाले भैया को देखो, रेक्टेंगुलर स्लैब से क्या है भैया डायग्राम? रेक्टेंगुलर स्लैब से सीधा ले गया, एकदम सीधा ले गया, तो लाइट पाथ में डिफरेंस आया ही नहीं। आगे भले ही आपने सही कर दिया मगर पहले तो सही नहीं किया ना, तो आप गलत हो, आपको सही होना पड़ेगा पूरे तरीके से, ठीक है। और लास्ट वाले भैया जो लंच खाते हैं क्लास में, उन्होंने क्या किया? पहले सही कर दिया मगर बाद में गलत कर दिया, ठीक है। सो हमें हर बार सही करना होता है। सो आंसर फिफ्थ का क्या आंसर ऑप्शन करेक्ट था? ए वाले भैया सही है? नहीं। बी वाले से भैया सही है? हाँ। सी वाले भैया सही है? नहीं। डी वाले भैया भी गलत है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास में, ठीक है। तो ये था हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन। चलते हैं अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ लेंस शोन इन फिगर, ठीक है। सो इंसिडेंट एंगल हमारे पास सॉरी कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। कॉन्वेक्स लेंस से चार लाइटें पास कराइए और देखते हैं कि कौन सा वाला लाइट सही पास करवाया, ठीक है। वापस से वही, ये वाले भैया ने सही से पढ़ाई करी है, ये वाले भैया क्लास में बैठ के लंच खाते हैं, ये वाले भैया का ध्यान कहीं और रहता है और ये वाले भैया क्लास को अटेंड ही नहीं करते, ठीक है। सो ये वाले भैया करेक्ट होने चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि ये वाले भैया पढ़ाई अच्छी तरीके से करते हैं, ये वाले करेक्ट है। देखते हैं लास्ट वाले ऑप्शन को, देखते हैं ये वाले भैया ने क्या किया? कभी क्लास अटेंड ही नहीं करी तो सीधे ले गए, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का रोल क्या हुआ फिर? तो ये वाले भैया सीधे ले गए ना, तो ये वाले भैया गलत है। ऊपर वाले भैया को देखो, ऊपर वाले भैया ने क्या किया? लाइट को रिफ्लेक्ट करा दिया लेंस से। ऑल्दो होता है रिफ्लेक्शन, मगर अभी तो हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना। सो उन्होंने रिफ्लेक्ट करवा दिया, उन्होंने बात को सीरियस ले लिया कि रिफ्लेक्शन होता है, तो उन्होंने रिफ्लेक्शन करवा दिया। तो ये वाले भैया भी गलत है। नीचे वाले भैया को देखो, बी वाले भैया को, बी वाले भैया ने क्या किया? लाइट को ऐसे कुछ कर दिया, ज्यादा ही कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। और ये फोकस से पास हो रही थी, तो फोकस से पास होती है तो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, वापस से उधर फोकस तो नहीं जाती है ना। सो फोकस से पास हो रही है, ऐसा भी नहीं हो सकता। फर्स्ट वाले भैया को देखो, उन्होंने क्या किया? एकदम सही तरीके से, जो हमने पहली चीज देखी थी या फिर सेकंड साइन कन्वेंशन या फिर सहूलियत देखी थी हमारी, या फिर स्पेसिफाइड पाथ देखे थे हमने रिफ्रैक्शन के केस में, जब लाइट फोकस से पास होती है कॉन्वेक्स लेंस से या फिर कॉनकेव लेंस से, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट वाले भैया सही है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है?
ए वाले भैया, ठीक है। सो ये था हमारे पास में 6th क्वेश्चन। चलते हैं अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ दी रे डायग्राम। सारी चीजें पूछ ली हमें इस क्वेश्चन में। सो पहला है हमारे पास में कॉन्केव लेंस है, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस बना देते हैं हम पहले। कॉन्केव लेंस है, ठीक है, एक एक करके सारी चीजें बनाते हैं। यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे इसका प्राइमरी फोकस, यहाँ पे इसका प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे इसका सेकेंडरी फोकस, यहाँ पे इसका सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और क्या दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। थोड़ी सी गैप छोड़ रखी है, प्लस माइनस का डिफरेंस आता है तो देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या है, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस। इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस, मतलब यहां से ऑप्टिकल सेंटर से इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस, ठीक है। सो यू वी कितना है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस। अब मैं इसमें माइनस लू या प्लस लू, थोड़ी देर में देखते हैं। अब क्या हुआ, क्या करना है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम दी लेंस, ठीक है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम दी लेंस, हमें यू निकालना है और फिर रे डायग्राम बनाना है। अब देखो कॉन्केव लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनाता है, और हमेशा जहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस होता है उसी डायरेक्शन में बनाता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस करता हूं तो इमेज भी इधर ही होगी। सो अगर मैं ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस किया, मैंने ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस किया तो इमेज भी इसी डायरेक्शन में होगी। सो इमेज भी इधर है तो इधर वाली साइड्स को क्या लेता हूं, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, है ना। और इसकी फोकल लेंथ भी होती है नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोकस यहाँ पे आता है, ये वाला प्राइमरी फोकस है ना। सो इसकी फोकल लेंथ भी हो गई नेगेटिव और वी भी हो गया नेगेटिव। अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, लेंस फॉर्मूला। क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। फॉर्मूला यूज करते हैं। ये क्या है, -1/15 इज इक्वल्स टू 1/-10 माइनस 1/u। इसको उधर भेजा, इसको इधर भेजा, 1/u, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, यहाँ पे ये माइनस प्लस 1/15, ठीक है। आगे और फर्दर सॉल्व करते तो 1/u इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम आया 30 डिवाइडेड बाय 10, 3 ऊपर गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3, एलसीएम आता है लेना, मल्टीप्लाई करने आता है ना। सो इसको 30/15 दैट इज 2 into 1 2। सो कितना है, -1/30, 1/u। u इज इक्वल टू कितना है, -30 सेंटीमीटर। तो देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, मतलब सेम साइड में ही है। तो u है हमारे पास में 30 सेंटीमीटर u, और v कितना है, -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहीं पे -15 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर की है। तो ये यहाँ पे कहीं पे बनेगा, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी। सो यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश, ठीक है। और डिमिनिस्ड बनती है ना, हमेशा डिमिनिस्ड बनती है। तो ये रे डायग्राम यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरीके से, सॉरी इन्वर्टेड नहीं बनती है, ये इरेक्ट बनती है, ए डैश बी डैश। सो अगर मैं रे डायग्राम ऐसे लेके गया, सो यहाँ पे लाइट ऐसे गई, फिर यहाँ पे ऐसे चली गई, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास में इमेज मिल गई। समझ में आया कैसे किया। सो ये था हमारे पास में क्वेश्चन 7th का आंसर, ठीक है। कैसे आया, समझ में आया कैसे आया, u कितना है, -30, फिर हमने उससे रे डायग्राम बनाया, ठीक है। सो अब हम चलते हैं आंसर या फिर क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन 8 है हमारे पास में, कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, वापस से वैल्यू वही दे रखी है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट लेंथ, at what distance should the object be placed so that it forms an image 10 centimeter from the lens, also find the magnification produced by the lens, ठीक है। अब वैल्यू सेम है तो आंसर भी सेम आएगा, इसमें हमें खाली रे डायग्राम नहीं बनाना है और एक और एक्स्ट्रा चीज दे दी है, दैट इज मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है। सो आंसर 8
वैल्यू सेम है तो आंसर भी सेम आएगा, तो मैं आंसर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, और v क्या है, v भी कितना दे रखा है, -15 सेंटीमीटर, और f भी कितना दे रखा है, -15 सेंटीमीटर। ये है 10 सेंटीमीटर है, कितना है वैल्यू, हाँ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो है HI/HO और एक है V/U। किसके केस में, लेंसेज के केस में। मिरर्स के केस में माइनस आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, सो m इज इक्वल टू HI/HO और V/U। कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, क्या मेरे पास में HI/HO गिवन है, नहीं है, तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, नहीं करूंगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये, क्योंकि मेरे पास में ये चीजें गिवन है। सो क्या होगा, माइनस ये कितना है 10, -10 विद साइन रखना है, ये 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, m कितना है 1/3। ठीक है, अब इसकी कोई यूनिट होती है क्या, नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सेंटीमीटर से डिवाइड कर रहा हूँ, और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ और लेंथ को डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो लेंथ और लेंथ कैंसिल हो गई आपस में, सो कोई यूनिट नहीं है, तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी मैग्निफिकेशन। ठीक है, सो m इज इक्वल टू 1/3, सो कितना आया, इसको डिवाइड करूंगा तो 0.33, ये आएगा हमारे पास में इसका फाइनल आंसर। ठीक है, कैसे किया समझ में आया। अब हम चलते हैं आंसर या फिर क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 थोड़ा सा अच्छा है, इतना कैलकुलेटिव नहीं है मगर अच्छा है, थोड़ा सोचने लायक है। आंसर 9 थोड़ा सा नीचे बना देता हूं मैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। आंसर 9 क्या है, या फिर क्वेश्चन 9 क्या है मेरे पास में, सुधा फाइंड्स आउट दैट अ शार्प इमेज ऑफ द विंडो पेन of her science laboratory is formed at a distance 15 centimeter from the lens. She now tries to focus the building visible to her outside the window instead of the building. ठीक है, what is the approximate focal length of the lens? ठीक है, in or and also in which direction will she moves the screen to obtain a sharp image of the building. ठीक है, पहला हमारे पास में क्या है, ये चीज है, फिर हमें क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ निकालनी कि कितनी है उस लेंस की। तो सबसे पहले हमारे पास में सुधा दीदी है, तो सुधा दीदी क्या कर रही है, एक शार्प इमेज, उन्हें उनकी साइंस लेबोरेटरी में उनके पास में कॉन्वेक्स लेंस था, और उन्हें पता नहीं स्क्रीन कैसे मिल गई, स्क्रीन मतलब उन्होंने एक ऐसा कुछ रख दिया, उन्होंने कुछ ऐसा यहाँ पे रख दिया, फिर वहां से लाइट आई और यहाँ पे उन्हें इमेज मिल गई। स्क्रीन किसी सेंसर भी हो सकता है स्क्रीन, और कोई चार्ट पेपर भी हो सकता है, कोई प्लेन सरफेस भी हो सकती है स्क्रीन। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास में सुधा दीदी ने एक लेंस रखा, विंडो पेन यहाँ पे था, थोड़ा दूर होगा मान लो, विंडो पेन यहाँ पे था, और यहाँ पे उनके पास में लेंस था, और यहाँ पे उनके पास में स्क्रीन थी। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो विंडो पेन यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ पे उनके पास में लेंस था, ये रहे हमारे सुधा दीदी। ठीक है, सो और हमारे पास में इमेज कहाँ पे बन रही थी, मान लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बन रही थी, उन्हें कहाँ मिली इमेज, उन्हें इमेज कहाँ मिली, उन्हें इमेज मिली, शार्प इमेज मिली यहाँ पे, जब उन्होंने 15 सेंटीमीटर रखा, v इज इक्वल टू क्या रखा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जब उन्होंने स्क्रीन लेंस से 15 सेंटीमीटर रखी, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पीछे बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, पीछे एक बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, उसको फोकस करना चाहा इस स्क्रीन पे। ठीक है, अब उन्होंने इससे ध्यान हटा दिया, अब वो इस पे आ गए। ठीक है, इससे मूव ऑन कर लिया, अब वो इस पे आ गए। सो इन्होंने क्या किया, यहाँ से रे आएगी, लाइट है, बहुत सारी सनलाइट आती है, तो यहाँ से इस बिल्डिंग से इस लेंस पे रेज गिरेगी। अब उन्हें क्या करना है, इसको वेरी करना है। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे शार्प इमेज मिल रही है, और ये थोड़ा सा दूर है, तो 15 सेंटीमीटर पे तो मिलेगी नहीं उस बिल्डिंग की, क्योंकि दोनों अलग अलग डिस्टेंसेस पे है ना। शार्प इमेज मतलब जहां पे लाइट मीट कर जाए, है ना। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे ये कुछ डिस्टेंस रही होगी, ये कुछ डिस्टेंस रही होगी u1, और ये कुछ डिस्टेंस है u2। ठीक है, सो u1 इज लेस देन u2, तो u2 इज ग्रेटर देन u1 है हमारे पास में। ठीक है, सो u1 हमारे पास में एक शार्प इमेज दे रहा है 15 सेंटीमीटर पे। अब उन्होंने क्या किया, सुधा दीदी ने इसको फोकस करना चाहा,
तो उन्होंने क्या किया, ये चीज वेरी ना करके, एक तो ये चीज वेरी कर सकता हूँ और एक ये चीज वेरी कर सकता हूँ। बिल्डिंग को हिला सकता हूँ क्या? नहीं हिला सकता, ट्विन टावर थोड़ी है ये, है ना। सो इनको नहीं हिलाया, इसको हिला सकता हूँ और इसको हिला सकता हूँ, तो उन्होंने इसको ना हिला के उसको हिलाया, है ना, उस स्क्रीन को हिलाया, है ना। तो स्क्रीन को वेरी कर सकता हूँ। अब उन्होंने इधर करना है या फिर उधर करना है, दो डायरेक्शन हो सकती है, या फिर इधर, या तो इधर या फिर उधर, ऊपर नीचे तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि वेरी तो इधर करेगा, है ना। लाइट इधर इधर मीट करेगी, तो ऊपर या फिर नीचे तो कर नहीं सकते, या तो लेफ्ट करना है या फिर राइट करना है, या तो टुवर्ड्स द लेंस करना है या फिर अवे फ्रॉम द लेंस करना है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं दूर जाता हूँ, जैसे जैसे मैं दूर जाता हूँ, मेरी इमेजेस कहाँ पे बनती है, मेरे इमेजेस जो है वो फोकस की तरफ आना स्टार्ट कर जाती है ना। जैसे जैसे मैं दूर जाता हूँ वैसे वैसे मेरी इमेजेस फोकस के पास आना चालू कर जाती है ना। अब मान लो मेरे पास में ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे अगर मैं फोकस पे रखता हूँ तो कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पे, बहुत ही दूर। फिर मैं रखता हूँ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर इमेज कहाँ पे मिलती है, बियॉन्ड सी। फिर मैं रखता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलती है। फिर मैं रखता हूँ बियॉन्ड सी, तो मेरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलती है। फिर मैं रखता हूँ कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो मेरे को फोकस में मिलती है। तो इमेज का वेरिएशन कैसे आ रहा है, ऐसे। तो मैं जैसे जैसे दूर जा रहा हूं वैसे वैसे लेफ्ट में खिंचती जा रही है इमेजेस, है ना, लेफ्ट में इमेजेस मिलती जा रही है, ठीक है। तो लेफ्ट में शिफ्ट होती जा रही है क्लैरिटी ऑफ इमेजेस, है ना। सो यहाँ पे लेफ्ट में खिंचती जा रही है ना। सो अगर मैं इधर से इधर गया, तो मैं विंडो पेन से दूर गया, लेंस से दूर गया, तो लेंस से दूर गया तो ये शिफ्ट किधर होना चाहिए, इधर। सो इमेज, सॉरी, स्क्रीन मस्ट be shifted towards the lens, ठीक है। ये हमारे पास में फाइनल स्टेटमेंट है। अब क्या है, अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ निकालनी हमें किसकी, इस लेंस की। अब देखो 15 सेंटीमीटर पे बन रहा था, ठीक है। अब मेरे पास में एक तो ये इन्फिनिटी वाला केस है, क्योंकि बिल्डिंग तो बहुत दूर है विंडो पेन से या फिर उस लेंस से, क्योंकि ऑपोजिट कहीं पे बिल्डिंग होगी, साइंस लेबोरेटरी किसी स्कूल में है और बहुत ही दूर हमारे पास में बिल्डिंग है। तो ये एक तरीके से उस लेंस के लिए इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये फोकस पे बनाएगा इमेज। फिर धीरे धीरे जैसे हम जा रहे हैं, अब इस ये जो लेंस है बहुत छोटा है, इसकी फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बहुत छोटा होगा, है ना। मान लो यहाँ पे और यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये सेकेंडरी सेंटर ऑफ फोकस और सेकेंडरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो यहाँ पे इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पास में आ गया ना, क्योंकि विंडो पेन भी इस लेंस से दूर है, इतनी दूर नहीं है मगर दूर तो है ना। और ये इतना छोटा सा लेंस है हमारे पास में, है ना, क्योंकि लेबोरेटरी में तो छोटे लेंस ही होते हैं। तो ये छोटा सा लेंस है, तो इनकी फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी छोटा ही होगा। तो ये विंडो पेन कहाँ पे आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। तो ये इमेज कहाँ पे बनाएगा, बियॉन्ड, सॉरी, बिटवीन F1 एंड 2F1। तो यहाँ पे मान लो F1 था और यहाँ पे मान लो 2F1 था, ठीक है। ये वेरी नहीं कर रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे मान लो F2 है और यहाँ पे मान लो 2F2 है। अब तो ठीक है। सो समझ में आया। सो वेरी कहाँ पे, इमेज कहाँ पे मिल रही है, जब मैंने इसको विंडो पेन को फोकस किया तो यहाँ पे, और यहाँ ये वेरी, ये रेंज क्या है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास में फोकल लेंथ का जो वेरिएशन है या फिर फोकल लेंथ की रेंज है वो 15 सेंटीमीटर तक है। अब ये वेरी कितना कर सकता है, 3-4 सेंटीमीटर तक बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, है ना। सो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, मगर अप्रोक्सीमेटली कितना है, 15 सेंटीमीटर तक तो है, ठीक है। उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नहीं, खाली नीचे हो सकता है। ऊपर तो होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर क्या है, फोकल लेंथ। समझ में आया कैसे किया। सो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास में, अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है, चले मत जाना, पढ़ना पड़ता है ना। सो ये कैसे किया समझ में आया। फोकस जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ इमेज जो है वो पीछे चली जाती है, और जैसे जैसे मैं पीछे जाता हूँ इमेज जो है वो आगे चली जाती है। देखो फ्लिप बुक बनाई थी मैंने एक बी रोल भी डाला था इसका, ये रही फ्लिप बुक हमारी। अगर मैं इसको ऐसे जैसे जैसे पीछे जाता हूँ वैसे वैसे इमेज आगे आगे शिफ्ट होती जाती है, अगर आपको दिख रहा हो तो। जैसे जैसे पीछे जाता हूँ वैसे वैसे इमेजेस जो है वो पीछे चली जाती है, ठीक है। समझ में आया।
सो ये था हमारे पास में क्वेश्चन 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। आंसर 10 है मेरे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ए है मेरे पास में कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर दे रखी है 4 डायोप्टर और जिसका फोकल लेंथ दे रखी है 0.25। ठीक है, फॉर्मूला से मैं निकाल लूंगा, चेक कर लूंगा। फिर बी है मेरे पास में कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर दे रखी है -4d और फोकल लेंथ दे रखी है -2.5 0.25। फिर हमारे पास में है कॉनकेव लेंस, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 0.25 और पावर दे रखी है 4d। फिर हमारे पास में कॉनकेव लेंस वापस से जिसकी पावर दे रखी है -4d और f है हमारे पास में 0.25। एक एक करके एलिमिनेट करते हैं, नीचे से चलते हैं। d क्या है हमारे पास में, कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, सॉरी पावर कितनी है -4d। अब फोकल लेंथ कितनी है 0.25 मीटर। अब 4 डायोप्टर पे मेरे पास में फोकल लेंथ कितनी आएगी, P का फॉर्मूला क्या होता है 1/f इन मीटर्स। ठीक है, तो P कितना है 4। अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस साइन की बात नहीं कर रहा। तो 1/f, सो ये कितना होगा f इज इक्वल टू 1/4, दैट इज ये कितना होगा 0.25 मीटर। सो f अगर P अगर 4 है तो f कितना आएगा 0.25। P अगर -4 है तो f कितना आएगा -0.25, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो 0.25 आ जाएगा। तो अगर P, if P is equals to -4d then f is equals to -0.25 meters, and if P is equals to +4d then f is equals to 0.25। ठीक है, प्लस का 0.25। सो यहां तक समझ में आया। अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। डी ऑप्शन क्या है, b इज इक्वल टू -4d और यहाँ पे f इज इक्वल टू 0.25। क्या वो मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि माइनस पे माइनस फ्री है, तो ये गलत हो गया। अब d है में क्या है, c है मेरे पास में, c है मेरे पास में क्या, कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ सॉरी पावर दे रखी है 4d और f इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, अब क्या है वो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, प्लस पे प्लस फ्री है, मगर ये कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ और पावर दोनों नेगेटिव होती है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना। सो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया। कॉनकेव लेंस इधर लिख लेता हूं मैं, कॉनकेव लेंस P इज इक्वल्स टू नेगेटिव, F इज इक्वल्स टू नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस P इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, F इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है, अब हम चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर है -4d, P इज इक्वल्स टू -4d और F इज इक्वल्स टू कितना है 0.25। क्या ये ऑप्शन सही है, माइनस के साथ में प्लस फ्री नहीं आ सकता, या तो माइनस के साथ में माइनस आएगा, प्लस के साथ में प्लस आएगा। एक ऑप्शन तो ये, एक चीज तो ये एलिमिनेट कर रही है इसको। और क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी पावर क्या है नेगेटिव, वो तो हो नहीं सकती, पावर पॉजिटिव आएगी। ठीक है, सो ये भी गलत हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ हमारे। लास्ट ऑप्शन क्या है, अब ये सारे एलिमिनेट हो गए तो लास्ट ऑप्शन ही बचता है करेक्ट। पता चला मैंने क्यों उल्टा चलाया। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास में P इज इक्वल टू क्या है 0 पॉइंट कितना है, सॉरी P क्या है 4d और F कितना है 0.25। तो प्लस के साथ में प्लस फ्री है क्या, हाँ जी फ्री है, और कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस है, सारी चीजें। चलो ठीक है, समझ में आया। सो हमारे पास में ये ऑप्शन सही है। ठीक है, सो ये था हमारे पास में क्वेश्चन 10। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जो कि हम अभी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, डिफाइन वन डायोप्टर। अब वन डायोप्टर मतलब पावर की बात हो रही है, तो वन डायोप्टर क्या होता है, ये वन डायोप्टर क्या होता है, तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है 1/f इन मीटर्स। ठीक है, सो मेरे पास में P इज इक्वल टू 1d दे रखा है,
सो ये P इज इक्वल टू 1D कब आएगा? जब F1 होगा। F1 के अलावा और कुछ हुआ तो क्या P1 आएगा? क्या नहीं आएगा ना। सो प्लस का 1 होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए, तो हमारे पास में 1 डायोप्टर आएगा। प्लस या फिर माइनस, या तो प्लस या फिर माइनस, कुछ भी हो, मगर मतलब उसकी फोकल लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ कितना होना चाहिए? 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, 1 मीटर, सेंटीमीटर भी नहीं चलेगा। सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा फिर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। सो इफ P इज इक्वल टू 1 डायोप्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ P, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस साइन की बात अगर नहीं करूं तो P इज इक्वल टू अगर प्लस 1 डायोप्टर है, सो F इज इक्वल टू कितना होगा इन मीटर्स? 1 मीटर प्लस माइनस का। ठीक है, और अगर 1 डायोप्टर है तो ठीक है। सो अगर पावर 1 डायोप्टर है तो लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मस्ट बी 100 मीटर्स, सॉरी 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। ठीक है, इफ द पावर ऑफ द लेंस इज 1 डायोप्टर, देन the focal length of the lens must be 1 meter or 100 centimeter. ठीक है, और if the focal length of a concave lens is minus 1 diopter, then the focal length of the concave lens must be minus 1 meter. And if the power of convex lens is plus 1 diopter, then focal length of the convex lens must be 1 meter. ठीक है, सो ये हमारे पास में आंसर 11 था। सो ये सारी चीजें हो गई है, मैं लिख लेता हूं पहले आपके लिए आंसर। इफ फोकल लेंथ, सॉरी, इफ पावर ऑफ अ लेंस is plus 1 diopter, then focal length must be plus 1 मीटर। ये किसके केस में? कॉन्वेक्स के केस में। और इफ पावर ऑफ अ लेंस is minus 1 diopter, then focal length must be -1 मीटर। ये किसके केस में? कॉनकेव के लेंस में, कॉनकेव लेंस के केस में। ठीक है, सो ये सारी चीजें थी हमारे पास में, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास में। अब हम आगे वाले चैप्टर्स करेंगे चालू, इसके बाद में 1 शॉट लेक्चर आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, फिर हम आगे वाला चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, सो ये सारी चीजें हो सकती है, हो चुकी है। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बधाई हो। सो अब हम चलते हैं, बाय बाय।